क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखेंगे तो डिस्कस हाउ सफायर लिमिटेड शुड अकाउंट फॉर। पेपर में ना इस तरह का सवाल नहीं है, ये रीडिंग के लिए दिए थे ताकि आप पढ़ें, आप देखें कि आर्गुमेंट कैसे किया जाता है। पेपर में इस तरह का सवाल आएगा नहीं, ठीक है। पेपर में इस तरह का कोई सवाल एक्सपेक्ट ना कीजिए। अब वो कह रहा है सफायर लिमिटेड इज अ डेयरी कंपनी एंड ओन्स अ फॉर्म consisting of 200 H's including a total of 5 shares which it purchased for 2 million. Sapphire Limited uses the farm for following. One standalone shed is used for milking Sapphire Limited cattle. 40 acres surrounding standalone shed is used for grazing Sapphire Limited cattle. Remaining 160 acres of land and 4 other sheds are let to other fellows. The 160 acres of land together with 4 sheds were purchased by Sapphire Limited years ago and has specific title. ये बताने की कोशिश करें कि अलग अलग बेचे जा सकते हैं, खरीदे जा सकते हैं। अब आप जानते हैं बेटा कि इसमें दो किस्म की प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होगी है, वन इज ओनर ऑक्युपाइड एंड अदर इज हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल्स पर्पसेस। तो हमने अपने आर्गुमेंट को नॉर्मली जब भी फ्रेम करना होता है तो हम इसी तरह करते हैं कि सबसे पहले हम बताएंगे कि जी इसमें दो किस्म की प्रॉपर्टीज हैं। एक पहले वाली वन स्टैंड अलोन शेड और 40 एजेड वाली कि भाई ये तो हम खुद यूज कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कैटल के लिए यूज कर रहे हैं ना। सो ये तो आई16 में चली जाएंगी, ठीक है। अब आई16 में अगर आप ऐसे रखना चाहते हैं तो वहां पर दो मॉडल है, कॉस्ट है, रिवैल्यूएशन है। कॉस्ट मॉडल कहता है कॉस्ट लेस एडी लेस एआई पे रखें। दूसरी तरफ रिवैल्यूएशन मॉडल कहता है कि अगर आप रिवैल्यूएशन करते हैं तो फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस की तरफ जाएं। लेकिन जो 160 एचर्स ऑफ लैंड है क्योंकि वो सेपरेट हो सकती है, सेपरेटली लीज हो सकती है, सेपरेटली बेची जा सकती है, तो उससे आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रख सकते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रखेंगे तो आपका फिर आपके पास दो अदद आ जाएंगे ऑप्शंस कि आप उसे कॉस्ट मॉडल पे रखते हैं या फेयर वैल्यू मॉडल पे रखते हैं। स्टैंडर्ड इनकरेज करता है कि आप फेयर वैल्यू मॉडल पे रखें। हाउएवर अगर किसी चीज की फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं की जा सकती तो फिर कॉस्ट मॉडल में रखें। अगर आप कॉस्ट मॉडल में रखते हो तो फिर आई16 की तरह से चलें। तो इसमें कोई इशू हो, कंफ्यूजन हो तो फिर बता दें। जी क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कोई इशू हो जी? क्वेश्चन नंबर 3 किया है, उसमें कोई इशू हो? कोमल को कोई इशू नहीं है। अदनान, फरकुलीत, हैदर, उबैद, सुंदस, शहमीन, आप लोगों ने नहीं किए क्वेश्चंस? क्वेश्चन नंबर 3 किया, उसमें बेटा कोई इशू हो तो बताएं। ठीक, कोई इशू हो डिस्कस करें एंड गिव मी अ मिनट। क्लियर है ये बात?
मैं बिल्कुल बेटा, मैं स्टैंडर्ड की वर्डिंग रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। IAS 40 यार, IFRS कहाँ से आया? IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, न्यू स्टैंडर्ड, हम पुराने स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं ना फिलहाल। ये पूरी लंबी कहानी है, किसी दिन बाद में समझाएंगे आपको। देखिए बेटा, पैराग्राफ 53 है इसका, IAS 40 का। देखो पैराग्राफ 53 क्या कहता है, उन्होंने जिसका हवाला दिया है, ठीक है बेटा। पैराग्राफ 53 कहता है कि वंस एन एंटिटी बिकम्स एबल टू मेजर रिलायबली फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अगर एक एंटिटी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट को रिलायबली मेजर कर सकती है ऑफ एन एसेट दैट वाज प्रीवियसली मेजर्ड एट कॉस्ट मॉडल, अगर कोई एसेट है जिसकी फेयर वैल्यू नहीं थी और आपने प्रीवियसली इसको कॉस्ट मॉडल पे मेजर किया, and now we can determine its fair value, the entity should switch to fair value model, कि उसे फौरन फेयर वैल्यू मॉडल की तरफ चले जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर एक एसेट को आपने लिया और उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं की जा सकती, अगर एक एसेट की फेयर वैल्यू मेजर या डिटरमिन नहीं की जा सकती बेटा, फिर कॉस्ट मॉडल में रखना है। यहां पे उन्होंने क्या लिख दिया है कि वो बड़े इत्मीनान से लिखते हैं, स्टेट दैट फेयर वैल्यू वाज नॉट रिलायबली मेजर्ड ऑन कंटिन्यूइंग बेसिस ऑन इनिशियल रिकग्निशन। ये जुमला ही गलत है, ये जुमला इस तरह गलत है बेटा। इनिशियल रिकग्निशन तो एक दफा होती है ना। हाउ कैन आई से कि एक एसेट जब पहली बार खरीदो तो मुसलसल लगातार उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं हो सकती? नहीं भाई, ये गलत है, जुमला ही गलत है। When we purchase asset, that is initial acquisition. ये तो एक बात है ना। If on that initial acquisition एसेट की फेयर वैल्यू नहीं थी पता, तो आपने कॉस्ट पे रखना है। ये कहा किसने है कि एसेट को इनिशियल रिकग्निशन पे फेयर वैल्यू पे रखना है? ये तो कहीं स्टैंडर्ड में लिखा ही नहीं। जब भी कोई चीज खरीदोगे उसको उसकी कॉस्ट पे रखोगे ना। फेयर वैल्यू या कॉस्ट मॉडल की बात तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे आती है, जब साल खत्म होता है। तो भाई जब साल खत्म हुआ, आपके पास फेयर वैल्यू नहीं थी, कॉस्ट मॉडल यूज करें। बट वंस फेयर वैल्यू इज नोन, वी कैन मेजर इट रिलायबली। हमें फेयर वैल्यू मॉडल पे जाना है, कॉस्ट पे नहीं रहना। ये बात गलत है। जी, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 को देखें जी। SPL Limited has purchased this building on 31st July 2014 for rupees 5 lakh on cash। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दो बिल्डिंग्स है, एक पॉपुलर है, एक पाम है। इसे पढ़ने से पहले अदर इंफॉर्मेशन देख ले। बोथ बिल्डिंग्स वर परचेज्ड वेयर डिटरमिन्ड टू हैव यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years and nil residual value। दोनों की यूजफुल लाइफ 10 years है। SPL Limited होल ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू मॉडल गुड हो गया। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू अकाउंट फॉर दोनों की बिल्डिंग। चलो पहले पाम लिमिटेड को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले सॉरी पॉपुलर पार्ट ए। बेटा जब आपने इसको खरीदा होगा, सबसे पहले तो आपने देखना I-16 में जाती है कि 40 में। SPL Limited had purchased this building on 31st July 2014 for 5 lakh. Popular is a high-rise building in the center of Karachi Central Business District. The building is leased out. Leased out means rental. Rental means IS 40. तो बेटा हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कर ली होगी। सॉरी यार, पेन भी मेरा बेचारा ना। IP, ये बिल्डिंग का नाम लिख देता हूँ ताकि ज्यादा पेन को तकलीफ ना करनी पड़े। क्या हो गया? गिव मी अ मिनट यार, क्या हो गया इसको? भाई साहब ठीक हो गया। देखिए जैसे जैसे शादी करीब आ रही है ना, हर चीज का बेड़ा गर्क हो रहा है। ओके ओके जी, फर्स्ट एंट्री होगी एसेट डेबिट, यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट। आप नाम मेंशन कर लें। और हमने कैश में खरीदी है तो कैश क्रेडिट 5 लाख, 5 लाख, ये फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, ठीक है भाई। और हमने पूरे 2-2 साल की एंट्री दिखानी है इसको, तो दिखा देते हैं, कोई मसला नहीं। फिर इसके बाद है बेटा
बिल्डिंग को आपने 31 दिसंबर पे रिवैल्यू किया 6 लाख रुपए पे, तो 5 लाख से जब बिल्डिंग की 6 लाख पे, तो 1 लाख का गेन आया, तो फिर यही एंट्री होगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट बढ़ गई लाख रुपए से, और हमारा फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख रुपए से। अब उसके बाद दोबारा हमारा गेन आया, जिस डेट में दोबारा एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 1 लाख से, और हमारा बेटा फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख रुपए से। फिर गेन आया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट हो जाएगी 50,000 से, एंड हमारा फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट हो जाएगा 50,000 से। इन इंट्रो में कोई इशू? नहीं। द पाम पे आ जाते हैं, पार्ट बी। On 1st January 2015, SPL Limited bought this property for 2 lakh rupees. ठीक है। Although no tenant would rent the space in this building, SPL Limited identified that building would be prime investment, as there around the palm was being extensively developed. Expectation are that once development is complete, the property will attract very high prices. तो capital की बात होगी, capital appreciation investment property में आ जाएगा। Again investment property है, ठीक है, क्योंकि खुद तो यूज नहीं कर रहा, तो हम एंट्री कर देंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 2 लाख, कैश क्रेडिट 2 लाख। फिर उसके बाद आपका एसेट बढ़ा 2.5 लाख भी चला गया, ठीक है भाई। सो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी इंक्रीज हो जाएगी 50,000, और गेन आपका प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा 50,000। फिर उसके बाद वो बढ़ के 4 लाख भी चली गई, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 1,50,000 से इंक्रीज कर जाएगी, और गेन भी आपका 1,50,000 से इंक्रीज कर जाएगा। इस सवाल में कोई मसला हो कुछ? इसके बाद आई कैप की क्वेश्चन बैंक को देख लेते हैं। सोल्यूशन कहाँ से आ गया यार? आई कैप की क्वेश्चन, अच्छा ये सॉरी, आई कैप की क्वेश्चन बैंक को देख लेते हैं। जल्दी से इसको भी कर लेते हैं ताकि चैप्टर खत्म हो जाए हमारा। Question 1 है, Victoria owns several properties and has a year end 31st December, where whenever possible Victoria carries investment property at fair value model, क्योंकि स्टैंडर्ड ने कहा हुआ है। Property 1 was acquired on 1st January and it has a cost of 1 million, comprising of 5 lakh rupees land and 5 lakh rupees building. The building have a useful life of 40 years. Victoria uses building as a head office. Head office का मतलब होता है property, plant and equipment. ये किधर चला जाएगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। ये तो मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपीई बन जाएगा। आपने सिंपली क्या करना है बेटा, 10 लाख रुपए की बिल्डिंग है, 5 लाख रुपए लैंड में डालोगे, 5 लाख रुपए बिल्डिंग में डालोगे, 40 इसके हिसाब से डेप्रिशिएट कर दोगे, नॉर्मल सिंपल चल। प्रॉपर्टी 2 was acquired many years ago for 1.5 million for its investment potential. On 31st December year 7, it had a fair value of 2.3 million. By 31st December year 8, it has a fair value risen to 2.7 million. The property has useful life of 40 years. अब बेटा जो हमारी प्रॉपर्टी है ये वाली, ये इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए ली गई थी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, और ये फेयर वैल्यू मॉडल पे रखनी है आपने। सो मैं कहूँ जी प्रॉपर्टी 1 है, तो वो तो बहुत सिंपल है, प्रॉपर्टी 1 की जो कॉस्ट है दैट इज 1 मिलियन। ये आपने खरीदी थी ऑन 1st जनवरी ईयर 1, आपसे सारा काम कराया जा रहा है ईयर 8 पे, तो इसकी 8 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी।
ठीक है, इसमें डेप्रिसिएशन जब हम निकालेंगे तो हमें सिर्फ बिल्डिंग पोर्शन की निकालनी है, विच इज ओनली 5 लाख। सही, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ईयर्स की आ जाएगी और इसकी यूजफुल लाइफ है 40। तो 5 लाख डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 8, फिर आ जाएगा 1 लाख। इसको हम 9 लाख पे दिखा देंगे क्योंकि लैंड का पोर्शन है, डेप्रिशिएट नहीं होना। अगर आप बात करते हैं प्रॉपर्टी 2 की, तो भाई आपने इसको जब लिया तो 1.5 मिलियन पे थे आप, फिर उसकी कीमत बढ़ के 2.5 मिलियन होगी तो एक गेन आया, एंड आप चले गए 2.3 मिलियन पे, तो 7 लाख का एक गेन आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी की वर्थ होगी 27 लाख, तो बेटा 4 लाख का एक और गेन आ गया, तो ये इस वैल्यू पे दिखाई जाएगी, ये इस वैल्यू पे दिखाई जाएगी। लास्ट इज प्रॉपर्टी 3 वाज एक्वायर्ड ऑन 30 जून 2002 फॉर 2 मिलियन, हमने इसको 2 मिलियन का लिया। ठीक है जी, द डायरेक्टर बिलीव दैट फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 3 मिलियन ऑन 31st December 2007 and 3.5 million on 31st December year end. However, due to specialized nature of this property, these figures cannot be corroborated. Corroborated का मतलब होता है कि हम कहीं और से वेरीफाई नहीं कर सकते फिगर ठीक है या नहीं, यानी कि कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली व्हेन फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, तो आपको कॉस्ट मॉडल यूज करना पड़ेगा, आपको कॉस्ट मॉडल यूज करना पड़ेगा। यूजफुल लाइफ इज 50 ईयर्स, तो ईयर 2 से उठा लें, 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बेसिकली 6.5 ईयर्स बन जाएंगे, तो आप उसकी डेप्रिसिएशन निकाल लीजिएगा 6.5 ईयर्स की, एंड दैट्स इट। इसका जो मजे का पोर्शन है वो है एनालिसिस करके देना। अब वो आपसे डिस्क्लोजर नहीं मांग रहा, एनालिसिस जब आप करेंगे दैट्स योर चॉइस कि आप कैसे एनालिसिस करते हैं। आप एनालिसिस ऐसे कीजिएगा कि आप लिखिएगा कि जी एक प्रॉपर्टी 1 है, व्हाट शुड बी एनालिसिस कि प्रॉपर्टी 1 है तो किस स्टैंडर्ड में फॉल कर रही है, IAS 16। प्रॉपर्टी 2 है वो है IAS 40, प्रॉपर्टी 3 है वो है IAS 40। फिर मॉडल लिखिएगा, कॉस्ट, फेयर वैल्यू, कॉस्ट, फिर यहाँ लिखना कि भाई साल के शुरू में कॉस्ट कितनी थी, गेन कितना आया, साल की एंड की कॉस्ट कितनी थी, इसमें लिख देना साल के शुरू में एडी कितनी थी, डेप्रिसिएशन कितनी थी, साल की क्लोजिंग में एडी कितनी थी, और फिर बता दीजिएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या कैरिंग अमाउंट दिखाई जाएगी। हो जाएगा ये वाला काम।